Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that all of you are very fine by the grace of Allah Almighty. Today we are going to start our lesson number 3. But before starting lesson number 3, you will have to take out your textbook and put that in front of you, so it will help you to understand the explanation more clearly. On page number 21, we have our lesson number 3, which is subject matter of economics. In this lesson, we will study about the subject matter of economics, that what are the activities and what are the things which we will study in economics. कि economics क्या है, economics में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, economics में कौन कौन सी activities के बारे में बताया जाता है, कौन कौन से professions के बारे में बताया जाता है. Overall, that what is the subject economics. The matter of the subject of economics covers man's economic activities. They are consumption, production, exchange, and distribution of wealth. इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल इंसान की और गवर्नमेंट दोनों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं मनी से होता है, वेल्थ से होता है. ओके, लाइक कि एक गवर्नमेंट क्या, उसकी क्या प्रोडक्शन है, उसकी क्या कंजम्पशन है. इट मीन्स कि हाउ इज़ अ गवर्नमेंट मेकिंग मनी, कि गवर्नमेंट पैसे कैसे कमा रही है, इंसान पैसे कैसे कमा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से, कौन से बिज़नेस से, कौन से प्रोफेशन से और कौन से तरीक़ों से. राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि किस इंसान के पास कितनी वेल्थ है, गवर्नमेंट की जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नेशनल इनकम को लेके, कि वो अपनी वेल्थ को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे. इस तरह डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट प्रोफेशंस एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं वेल्थ से होता है. ओके, सो दिस इज़ द easiest definition of economics, in which we will study about the different economic activities. The economists have divided it into 3 vast pairs. Different economists ने economics को 3 spheres में divide किया है. Number 1 micro, number 2 macro, and number 3 Islamic economic analysis. Economists कौन हैं? वो लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स पे बात की एंड दे प्रपोज डिफरेंट डेफिनेशंस ऑन दी इकोनॉमिक्स. नंबर 1 एडम स्मिथ, नंबर 2 प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, एंड नंबर 3 प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स. What did Adam Smith said? Adam Smith was the father of economics. He determines the economics up to the sphere of man's economic activities. वही बात जो कि मैंने आपको बताई, एडम स्मिथ ने भी यही कहा था कि इकोनॉमिक्स इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है और उसमें हम उसके डिफरेंट कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा था कि इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी क्यों ना हो, कितनी ही क्यों ना हो, बट ह्यूमन वेलफेयर पहले आती है और वेल्थ बाद में आती है. लाइक ह्यूमन वेलफेयर इज़ प्राइमरी इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वेल्थ इज़ सेकेंडरी इन फ्रंट ऑफ हिम. मतलब ह्यूमन वेलफेयर का जो इम्पोर्टेंस होती है वो वेल्थ से ज़्यादा होती है. प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने क्या कहा था? प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने कहा था कि इंसान जो है वो उन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसीलिए इन्वॉल्व रहता है कि वो अपनी वांट्स और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके
और उसकी सारी ज़िंदगी इसी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में ही निकल जाती है। एंड उसके पास ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं, और उसके लिए वो सारी ज़िंदगी कोशिशें करते रहता है और उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढता रहता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ टू सीक द सॉल्यूशन ऑफ मैन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। लायनल रॉबिन्स ने कहा कि इंसान डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसीलिए इन्वॉल्व रहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए या जो पैसा उसे वहाँ से मिल रहा है उससे अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी वांट्स को पूरा कर सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो दिस वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, which is wants. What is a want? Do you know that what is a want? Yes, we all are familiar with this word. Want means ख्वाहिश या wish. Okay, want is not a need. A need is a necessity. It means कि need एक ज़रूरत है जिसकी आप ज़िंदा रहने के लिए आपको उसकी ज़रूरत होती है। ओके, बट वांट इज़ अ ख्वाहिश। इट मीन्स कि वो चीज़ें जो ज़िंदा रहने के लिए नेसेसरी नहीं है बट इंसान को वो चीज़ चाहिए एज अ ख्वाहिश, कि वो उसकी ख्वाहिश है। वी ऑल हैव डिफरेंट वांट्स, लाइक वी ऑल हैव डिफरेंट डिज़ायर्स। द करेक्ट वर्ड फॉर द वांट इज़ डिज़ायर। वी हैव अ लॉट ऑफ desires and for the fulfillment of human wants both goods and services are needed. The basic wants of man are food, clothes, and shelter. Besides education, medical care, and transportation, these are all considered as our basic wants. Basically, the purpose of economic activities is to satisfy our wants. हम different professions में क्यों involve होते हैं, हम different business और different काम क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी उन wants को या desires को पूरा कर सकें, right? Now the next topic is characteristics of human wants, जिसमें हम wants के different characteristics पढ़ेंगे, which is on page number 22. Number 1, wants are satiable. Each individual want is capable of satisfaction. All human wants can be satisfied, but they can never be satisfied forever. It means कि a human has different wants. एक इंसान की बहुत सारी wants होती हैं, right? और उन वॉन्ट्स को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करता है, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हमारी वॉन्ट्स कभी ख़त्म नहीं होती। लाइक आपकी एक वॉन्ट पूरी हुई, आपकी एक डिज़ायर कंप्लीट हो जाती है, तो कुछ टाइम बाद आपकी दूसरी डिज़ायर सामने आ जाती है, राइट? सो वॉन्ट्स आर सैटिएबल। वॉन्ट्स जो है वो कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब एक वॉन्ट पूरी होती है तो हमारी दूसरी डिज़ायर सामने आ जाती है। वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव। हाउ द वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव? वॉन्ट्स कॉम्पिटिटिव क्यों होती हैं, उनकी आपस में कॉम्पिटिशन्स क्यों होते हैं? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीड द ब्रेड इन अर्जेंट। ओके, आपको ब्रेड की बहुत ज़रूरत है, आपको पता है कि ब्रेड के बग़ैर आपका काम नहीं होगा। ओके, और दूसरी तरफ आपको चाहिए मिल्क, बट आप उस वांट की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि बहुत अर्जेंट है और जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेड और मिल्क के बीच में जो कॉम्पिटिटिव होगा, ओके, मतलब जो ज़्यादा फॉर्मर होगा, जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप उसे पूरा करेंगे।
So that's why wants are competitive. Okay, bread and milk were the competitives and the bread was the firmer one. तो आपने bread पे focus किया और bread ली. Wants are complementary. What is a complement? Some wants go together. The want for a motor car goes along with the want for petrol. It means कि आपने एक मोटर कार खरीदी, ओके, बट उस मोटर कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल भी ऑटोमेटिकली आपको लेना पड़ेगा, राइट? तो मतलब एक वांट जब पूरी होती है तो उसके साथ साथ उससे दूसरी वांट भी कनेक्ट हो जाती है. जैसे आपने गाड़ी आपकी बेसिक वांट थी, ठीक है, आपकी डिज़ायर थी, लेकिन उस कार के आते ही आपको पेट्रोल भी ख़रीदना पड़ा. सो इसका मतलब ये है कि एक वांट के साथ साथ दूसरी वांट आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, राइट? सो it was very easy. Like different other examples of complementary wants are pen and ink. आपके पास पेन है तो आपको इंक भी लेनी पड़ेगी, राइट? तो एक चीज़ के साथ आपको दूसरी चीज़ भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री wants. Wants are alternative. ऑल्टरनेटिव मतलब कि आप अपनी वांट को एक तरीके से नहीं तो उसके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए. लाइक इफ़ यू आर फीलिंग थर्स्ट, ओके, आपको प्यास लग रही है, सो इफ़ यू डू नॉट फाइंड वाटर, अगर आपको पानी नहीं मिल रहा तो आप उसे किसी भी तरह अपनी थर्स्ट बुझाने की कोशिश करेंगे. सो यू विल गो फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, यू विल गो फॉर लस्सी एंड ऑल. तो वॉन्ट्स ऑल्टरनेटिव भी होती हैं. लाइक इफ़ आपके पास वाटर नहीं है तो यू विल सेटिस्फाई योर वांट विथ कोल्ड ड्रिंक और लस्सी एट्सेट्रा. प्रेजेंट वॉन्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन फ्यूचर वॉन्ट्स. मतलब प्रेजेंट में जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्यूचर वॉन्ट से, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनप्रडिक्टेबल. हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा. सो दैट्स वाई वी ऑल थिंक अबाउट टू फुलफ़िल आवर प्रेजेंट वॉन्ट्स, कि हमारी प्रेजेंट वॉन्ट्स क्या हैं, हमारी प्रेजेंट डिज़ायर्स क्या हैं. सो दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. Moving towards our next topic, which is goods and services. Page number 24. Goods. Now, what are goods? Goods include all those commodities which are utilized for the satisfaction of human wants. Goods are those things which are used to satisfy our wants. गुड्स चीज़ों को कहा जाता है. वो तमाम चीज़ें जो आपकी डिज़ायर्स और आपके ख्वाहिशात को पूरा करती हैं उन्हें गुड्स कहा जाता है. गुड्स में चीज़ें आती हैं, डिफरेंट थिंग्स, ओके. नंबर 2, सर्विसेज. डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज एंड अर्न अ लिविंग थ्रू देम. सर्विसेज आर लॉयर्स, डॉक्टर्स, teachers and laborers etc. सर्विसेज डिफरेंट प्रोफेशंस को कहा जाता है, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड ऑल. इन सब की जो सर्विसेज होती हैं उनके प्रोफेशन में, वो भी उनके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए की जाती हैं. जैसे कि एक डॉक्टर है, वो अपने प्रोफेशन में सर्विसेज दे रहे हैं ताकि वो भी अपनी और अपनी फैमिली की वांट्स एंड डिज़ायर्स को पूरा कर सकें. सो सर्विसेज आर डिफरेंट प्रोफेशंस. यूटिलिटी. यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू satisfy human wants. It can rightly be called want satisfying power of goods and services. Utility is the satisfying power. Okay? यूटिलिटी को सेटिस्फाइंग पावर कहा जाता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू पूरा होता है. स्केर्सिटी. स्केर्सिटी इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ विच इज़ एन इकोनॉमिक टर्म. इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इज़ लेस दैन इट्स डिमांड. स्केर्सिटी कमी को कहा जाता है, उन चीज़ों की कमी जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो. ओके. स्केर्सिटी का मतलब है कि वो चीज़ें जो अपनी डिमांड से कम हो उन्हें
स्केर्स रिसोर्सेज कहा जाता है, मतलब उनकी कमी. The next topic is value, which is on page number 25. Value is the central concept of economics. Everything is produced with the anticipation of its demand at a certain price. किसी भी चीज़ की वैल्यू उस वक्त पता चलती है जब उसकी डिमांड कम या ज़्यादा होती है. If the demand of a thing is more, then its value would be more. And if the demand of the thing is low, then its value would be also low. So the value is connected with the demand, कि अगर इसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी. Now the two kinds of value are value in use, value in exchange. Now what is value in use? Value in use. Anything that has utility has got its value. In this paragraph, the example of air has been given. Air मतलब हवा. वो चीज़ें या वो रिसोर्सेज जिनका यूज़ आपके लिए नेसेसरी है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें वैल्यू इन यूज़ में इंक्लूड होती हैं. जैसे कि एयर हैज़ गॉट दी वैल्यू इन यूज़, जैसे कि हवा, पानी, सनलाइट, ये सब चीज़ें वैल्यू इन यूज़ में इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट इज़ वैल्यू इन एक्सचेंज. A thing which can be exchanged for another thing has got this value. If 4 mangoes can be exchanged for 2 rupees, the latter is the value of the former. Value in exchange, इसका मतलब इसके नेम में ही है, वो चीज़ें जो एक दूसरे के एक्सचेंज में मिलती हैं. जैसे कि आप मैंगो या कोई भी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में आपको पैसे देने पड़ते हैं. तो वो सब चीज़ें जिनका शुमार एक्सचेंज में होता है, वो चीज़ें वैल्यू इन एक्सचेंज में आती हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ ऑन पेज नंबर 23, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ वांट्स. दैट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वांट्स? देयर आर 2 kinds of wants. Number 1, economic wants, and number 2, non-economic wants. Now, what are the economic wants? Economic wants are those wants which cannot be satisfied without money. Economic wants, in simple words, उन wants को कहा जाता है जो कि पैसों के बग़ैर पूरी नहीं हो सकती. ओके, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, बुक्स, वॉच एट्सेट्रा, इन सब पर आपको मनी स्पेंड करना पड़ता है. मनी मतलब पैसे खर्च करने पड़ते हैं. इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वांट्स विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट मनी. नाउ व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक वांट्स? नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड विदाउट मनी. नॉन इकोनॉमिक वांट्स वो वांट्स होते हैं जो कि मनी के बग़ैर भी सेटिस्फाई हो सकते हैं. तो वो कौन से वांट्स होते हैं? वो वांट्स होते हैं नेचर के जो फ्री गिफ्ट्स हमें मिले हुए हैं, लाइक एयर, वाटर, रेन एंड सनशाइन. सो दीज आर ऑल दी नॉन इकोनॉमिक वांट्स. और नॉन इकोनॉमिक वांट्स में हमें मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ classification of wants. Now, what are the classification of wants? Wants are classified into 3 categories. Number 1, necessities. Number 2, comforts. And number 3, luxuries. Number 1 is necessities. Now, what is a necessity? Necessity is your need for living. मतलब वो चीज़ें जिनकी आपको हर हाल में ज़रूरत है. ओके, आपकी ज़रूरत, आपकी नीड. एंड फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एजुकेशन, दीज आर ऑल योर बेसिक नेसेसिटीज़. ये सब चीज़ें नेसेसिटीज़ में इंक्लूड होती हैं. नंबर 2, comforts. Now, what are comforts?
Some goods and services give us comfort and joy. Those things which give you comforts are included in the comforts category. वो चीज़ें जो कि आपको comfort देती हैं, आपको आराम देती हैं, उन सब का शुमार comforts में होता है. For example, radio, TV, comfortable furniture, fine dresses. These are all the comforts. मतलब this is not your necessity, this is not your need. हम टीवी के बगैर रह सकते हैं, हम रेडियो के बगैर रह सकते हैं, बट अगर ये चीज़ें हमारे घर में होती हैं तो हमें कंफर्टेबल करती हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट इज़ लग्जरीज. लग्जरीज involved jewelry, ornaments, car, bungalow, and luxury furnitures, electronic items which are not necessary for your need. Luxuries comforts से भी upper level पर होती हैं, like car, bungalow, and jewelry, gold, and all. These are all involved in the luxuries. These are not our needs. Okay, these are our luxuries. कि वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं या हम जिन पर एक्स्ट्रा मनी खर्च. Now moving towards our next topic, which is the best definition and the nature of economic problems. The best definition of economics is the definition of Robbins. रॉबिन्स की डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स की सबसे बेस्ट डेफिनेशन कंसिडर किया जाता है बिकॉज रॉबिन हैज़ 3 प्रॉब्लम्स इन व्यूज़. नंबर 1, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वांट्स, मतलब हमारी अनलिमिटेड ख्वाहिशात होती हैं. नंबर 2, स्केर्सिटी ऑफ मीन्स, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है. नंबर 3, स्केर्स मीन्स आर कैपेबल ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपनी वांट्स पूरी करने के लिए. सो द बेस्ट डेफिनेशन इज़ द रॉबिन्स डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जैसे कि लायनल रॉबिन्स ने कहा कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लेकिन हम उन रिसोर्सेज को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करके अपनी ख्वाहिशात को, दूसरे ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं. As we all know that world is full of agriculture, world is full of natural things. The world is full of resources like natural and human. दुनिया भर में हम देखते हैं कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. There's no scarcity of water, no scarcity of air. हम देखते हैं कि करोड़ों की तादाद में, बिलियंस ऑफ टन्स में प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चर होता है, फूड की कमी नहीं है, हर चीज़, लेकिन फिर भी हमारी जो वांट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती. क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है. तो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं दैट ये वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वी डोंट फुलफ़िल आवर वांट्स. हम अपनी ख्वाहिशात फिर भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि एक ख्वाहिश पूरी होने के कुछ टाइम बाद हमारी दूसरी ख्वाहिश सामने आ जाती है. सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ये स्केर्सिटी उस इनकम पे डिपेंड करती है जो लोगों को मिल रही है. जैसे कुछ लोगों की इनकम ज़्यादा है और कुछ लोगों की कम है. तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व करने के लिए वी नीड दी रिसोर्सेस. बट ओवरऑल दे आर सेइंग दैट ऑल दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग बाय द स्केर्सिटी ऑफ मीन्स, मतलब जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से हैं. सो दिस वाज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑन पेज नंबर 31, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. Economic resources are classified into 4 main categories. Number 1, natural resources. Number 2, artificial resources. Number 3, human resources. And number 4, animal resources. Number 1 is natural resources. Natural resources वो हैं जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं.
उन रिसोर्सेज में लैंड मतलब ज़मीन, सॉइल, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, फॉरेस्ट, फिशरीज़, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नंबर 2 आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. आर्टिफिशियल रिसोर्सेज वो हैं जो कि मैन मेड थिंग्स हैं. दोज थिंग्स विच आर मेड बाय मैन लाइक मशीन्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, cars, motor cars, buses, railways, electricity, etc. These are all the artificial resources. Number 3 human resources. Now what are the human resources? Human resources are the different professions like laborers, trained or skilled workers, doctors, engineers, traders, bankers, teachers and lecturers, etc. ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये सब काम इंसान करते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि इंसान के ज़रिए हो. और उनमें कौन कौन से प्रोफेशंस हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, एट्सेट्रा. दीज आर ऑल दी ह्यूमन रिसोर्सेज. नंबर 4 एनिमल रिसोर्सेज. अब एनिमल हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, मटन, फ्लैश, फिश, एग्स, हाइड्स एंड स्किन्स. एनिमल्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. जैसे आप सबको पता है कि हमें मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, फ्लैश मिलता है, मीट मिलता है और उनकी स्किन से काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. सो दीज आर ऑल दी इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन दी वर्ल्ड. The last topic of this lesson is importance and advantages, utility of study of economics, which is on page number 32. In this topic, we will study about the importance and advantages of the study of economics. Economics कि economics पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, economics के क्या advantages हैं. जैसा कि हमने इस लेसन में पढ़ा कि इकनॉमिक्स तमाम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है. जैसे कि एक इंसान की तमाम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कि वो किस तरह से अपनी जो लाइफ है उसके अपनी जो वांट्स हैं, अपने जो डिज़ायर्स हैं, उनको किस तरह फुलफ़िल कर रहा है, उनको किस तरह फुलफ़िल कर रहा है, उसके लिए उसकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं. और एक इंडिविजुअल के साथ साथ इट ऑल्सो वर्क्स इन दी सोशल पॉइंट कि गवर्नमेंट कौन कौन से रिसोर्सेज पर काम कर रही है, गवर्नमेंट कौन कौन सी फील्ड्स में काम कर रही है. इन इकनॉमिक्स हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं. हमें ये पता चलता है कि एक इंसान को अपनी लिविंग के लिए या अपनी लाइफ के लिए और या अपने वांट्स को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए. In economics, we study about the trade, business, budget, and all these things which are related to the wealth. Economics से हमें ये पता चलता है that how is a country making money, कि एक country को किस तरह से अपने इकनॉमी को लेकर चलना चाहिए, कौन सी फील्ड से कितना फ़ायदा हो रहा है. जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में क्या हो रहा है. इन सब सेक्टर्स के लिए हमें इकनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम हर सेक्टर को उनकी नीड के हिसाब से चला सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल द फाइनेंस ऑफ द कंट्री का जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो भी इकनॉमिक्स की स्टडी के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है. The financial minister should learn the economics and he should have to control that sector according to the study of economics. The economics tells a person that how should he plan his expenditure on necessaries, comforts and luxuries when income of a person increases. इकनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि जैसे अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ गई है तो उसे अपने नेसेसिटीज़ पे फोकस करना चाहिए, कंफर्ट्स पे या लग्जरीज़ पे. उसे किस तरह अपनी इनकम को कंट्रोल करना चाहिए और किस तरह अपने वांट्स को फुलफ़िल करना चाहिए. सो द इकनॉमिक साइंस इज़ यूज़फुल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर ऑल द पीपल
inhabited in a particular country. In easy words or in short, इकोनॉमिक साइंस theoretical basis and practical basis दोनों पे, एक इंडिविजुअल के लिए और स्टेट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. So here our lesson number 3 ends. I hope that you all understood the lesson number 3. Just read this chapter at home carefully and try to understand this chapter more clearly. So take care of yourself. Allah Hafiz. Factors responsible to create value. वो फैक्टर्स जो कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन फैक्टर्स में नंबर 1 इज़ यूटिलिटी, नंबर 2 स्केर्सिटी, नंबर 3 ट्रांसफरेबिलिटी, नंबर 4 प्राइस एंड नंबर 5 इज़ वेल्थ. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इफ़ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू, you will have the factor utility, because utility is the satisfying power. Utility is the basic factor to create value. Number 2, scarcity. Scarcity should be included to create value. Scarcity का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उस चीज़ के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, एंड अगर उस चीज़ की कमी हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट. उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं. इसीलिए स्केर्सिटी मतलब कि उस चीज़ की कमी हो जाना उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए काम आता है. ट्रांसफरेबिलिटी. इट इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड that it should possess the quality of transferability to create value. For example, a pen, a book, a house or a car. These goods possess utility. वो चीज़ें जो कि इंसान के लिए बेसिक हैं, जो बहुत नेसेसरी हैं, उन सब की ट्रांसफरेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उनकी वैल्यू क्रिएट करने के लिए. प्राइस. किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है, what is the price and what is the value in exchange. The price is important in the value in exchange because किसी भी चीज़ की प्राइस उसकी डिमांड पे डिपेंड करती है. अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है. Wealth. Wealth is the most important factor because as you all know that economics is all about wealth and money. तो जब तक वेल्थ नहीं होगी किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी. अगर किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी और आपको उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास वेल्थ होना ज़रूरी है. सो दैट्स वाई इफ़ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू you will have to focus on the wealth. The next topic is definition of economics. In this topic, the different definitions of economics are given. So we will discuss those periods in detail. The first period is classical economist period. In this period, Adam Smith is considered as the father of the subject economics. He defines it, economics is the science of wealth. As I have explained you before, that economics is totally based on the wealth, कि wealth का economics के सबसे ज़्यादा connection है, पैसे का, wealth का. So Adam Smith ने ये कहा that economics is the science of wealth. David Ricardo and John Stuart Mill were also in the group of Adam Smith. They agreed with the opinion of Adam Smith, but later the definition of Adam Smith was criticized by different economists. And moving towards our next topic, in which other economists gave the different definition of economics. The next stage is medial economists period.
which is on page number 27. Professor Alfred Marshall tops all other economists of his group of scholars. He defines economics as political economy, or economy is the study of man's action in the ordinary business of life. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स को है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और इकोनॉमिक्स एक इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में है कि एक इंसान किस तरह से पैसे कमाता है और कहाँ उसको खर्च करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन दी मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को एडम स्मिथ की डेफिनेशन से बेटर कहा गया था, और काफ़ी टाइम तक अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को सूटेबल कहा गया. द लास्ट पीरियड इज़ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट पीरियड. प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स is considered as the spearhead of modern economists. He defines economics as study of human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternate uses. इन सिंपल वर्ड्स प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने कहा कि इंसान की पूरी ज़िंदगी उसके वांट्स को पूरा करने में निकल जाती है, लेकिन हर इंसान के पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते. उनके पास रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होती है, मतलब कमी होती है. तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी उन वांट्स को पूरा करने में निकाल देता है डिफरेंट तरीक़ों से, अल्टरनेटिव यूज़ से. ठीक है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको वो अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करता है, और जितना हो सके वो अपने वांट्स को और अपने डिज़ायर्स को पूरा करता है. तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है, जिसमें इंसान के जो है वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, बट इट हैज़ स्केर्स रिसोर्सेस. उसके पास रिसोर्सेस की कमी है, और वो उन रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव तरीक़ों से यूज़ करके अपने वांट्स को पूरा करता है. सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पीरियड्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स